Okay then, good morning everyone. Now we start out the second class regarding the PYQs of a UGC नेट एग्ज़ाम. पहले एक बार इंश्योर कर लीजिए सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है. Okay then, the first question is about the match the following simply. So appointment of judges of the Supreme Court advocate on record. हमने appointment judges में questions भी करे हैं. Jurisdiction of the Supreme Court of Court of Record. Court of Record, whenever we come, we go with the Re Vinay Kumar cases. And power of withdraw and transfer of case. Regarding the transfer of cases, we go with the AR Ontley versus RS Nayak. And the last thing is left is the original jurisdiction of the Supreme Court, that will go with the state of Karnataka versus Union of India. So the answer is 2143. 2143. That is A. Okay. गेट इट. हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. जो हमारे अपॉइंटमेंट जजेस की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड केस सीरीज थी उसमें ये केस है. जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर इन री विनय चंद्र मिश्रा का केस है, रेफरेंस केस. एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. एंड विड्रॉ वेन एवर द विड्रॉ पावर ऑफ अ केस कम IR ऑन्टली वर्सेज RS नायक. ठीक है, तो आंसर इज ए. अगेन द मैच द फॉलोइंग. सुनील बत्रा कभी भी कहीं आए तो हैबिस कॉर्पस या फिर आपका राइट ऑफ एक्यूज्ड के बारे में बात करेगा. सुनील बत्रा का केस दो बातें, हैबिस कॉर्पस और राइट ऑफ एक्यूज्ड. एंड राइट ऑफ एक्यूज्ड आर इन आर्टिकल 20 एंड 22. ठीक है जी. UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी, क्यू वारंटो. UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी, इट इज अबाउट द क्यू वारंटो केस. Second question, we are doing the second question. Sunil Batra habeas corpus and the UN Rao Q वारंटो. ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही. देखो मैंने ऊपर कर दिया था, अब दिख रहा है आपको सेकंड क्वेश्चन. क्लियर, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन. दिस वन यहाँ पे हम मैच द फॉलोइंग कर रहे हैं. सुनील बत्रा वाला केस हम हैबिस कॉर्पस में ले जा रहे हैं. UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी वाला केस क्यू वारंटो में. दे आर जस्ट आस्किंग द अथॉरिटीज. ठीक है, हाँ हाँ, ये दो ही लाइन है. उसके बाद ये उसी पेज में ऊपर की साइड ये वाली दो लाइनें हैं. ठीक है, क्लियर. चलो कोई नहीं. नेक्स्ट इज अबाउट द गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल. दैट इज अ केस ऑफ अ मैंडेमस. इट्स रिगार्डिंग द यू हैव टू बी डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क विच यू आर रिक्वायर्ड टू डू. जो आपको ऑथराइज वर्क दिया गया है वो आपको करना पड़ेगा. अनदर इज अ नालिनी रंजन वर्सेस अंदर सरकार. इट्स अबाउट द सर्च्योरारी. So the answer is 2143. That is the C. Okay. थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द आर्टिकल 324 के सब क्लॉज 1, 2, 4 एंड 5 का हमें बताना है. इफ आई गो विद द सब क्लॉज 2 में तो देखो कंपोजिशन है. इतना वी रिमेंबर दैट कि सब क्लॉज 2 में कंपोजिशन है. एंड सब क्लॉज 4 इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द रीजनल कमिश्नर्स. सो द 2 आर क्लियर कि 2 में आपका कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन है और सब क्लॉज 4 में अपॉइंटमेंट ऑफ द रीजनल कमिश्नर है. तो अगर 2 का फर्स्ट हम कर लेते हैं, इट मीन्स बी का फर्स्ट सिर्फ एक में ही है और सी का सेकंड भी आई थिंक एक में ही है. तो आंसर इज ए. तो बाकी के जो दो बचेंगे उससे हम रेक्टिफाई कर लेंगे. सब क्लॉज 324 सब क्लॉज 1 इज अबाउट द पावर वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन एंड 324 सब क्लॉज 5 इज अबाउट द कंडीशन सर्विस एंड द टेन्योर. तो 324 सब क्लॉज 2 में हमने याद करा था कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन है और 324 सब क्लॉज 4 में अपॉइंटमेंट ऑफ द रीजनल कमिश्नर है. तो ये वाले दो तो हमको पता थे, इन दो को हमने रेक्टिफाई कर लिया एलिमिनेशन राउंड से. क्लियर. चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच. कौन सा सही है. 352 इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. दैट इज रॉन्ग.
352 इफेक्ट नहीं बताता है, जस्ट अबाउट द इमरजेंसी बताता है। 353 इज एप्लीकेशन प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू वाइल प्रोक्लेमेशन इन ऑपरेशन। नो, ये भी नहीं है, रेवेन्यू रिलेटेड कोई बात इमरजेंसी में नहीं बताई गई है। 354 डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ऐसा भी कुछ 354 में तो नहीं है। इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी बताई गई है, यूनियन की पावर एज सच कोई नहीं, कुछ नहीं बताया गया। 355 ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस, दैट इज राइट। आर्टिकल 355 ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसे थोड़ा सा याद करके रखना कि आर्टिकल 355 स्पेशली एम्पावर्ड द यूनियन गवर्नमेंट एंड मेक द ड्यूटी with the union government to protect the state government from the external aggression and the internal disturbance। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस इज अबाउट अगेन विद द मैच द फॉलोइंग। द फर्स्ट इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आर आल्सो एप्लीकेबल ऑन द रिट पिटीशन, दैट इज राइट। और ये अलग से भी क्वेश्चन आता है कि क्या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा रिट पिटीशन पे लगती है, दैट इज कम्प्लीटली राइट कि रेस जुडिकाटा का डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं लगेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा डेफिनेटली लगेगी, एंड दैट इज द हेल्ड इन द केस ऑफ रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। रिट पिटीशन डिसमिस्ड फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन कैन बी रीस्टोर्ड, कैन रिट पिटीशन कैन बी रीस्टोर्ड, दैट इज कैन बी पॉसिबल थ्रू द वी प्रोकुट्टी मानदेश्वरा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। Direction given by the High Court under Article 226 cannot be altered by the state government। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हैं बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 226। 226 जो है रिट पावर है सुप्रीम हाई कोर्ट की, तो उसके जो डायरेक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती, दैट आर हेल्ड इन अ वुमेन एजुकेशन ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। एंड लास्ट इज द डिस्पोजल of writ petition, disposal of the writ petition in a batch by a single order would be permissible if fact all cases are similar, almost similar। It means the precedent law is also apply on a writ petition that are filed with the M Nagabhushan versus state of Kerala। M Nagabhushan versus state of Kerala की writ petition में भी precedent law follow होगा। दो तीन चीज़ें हैं, एक तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टेट गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती थ्रू द रिट। वुमेन एजुकेशन ये इंपॉर्टेंट केस है, इससे आप याद रखें। कंस्ट्रक्टेड रेट जुडिकाटा का इंपॉर्टेंट केस है राजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बाकी ये वाला कि डिस्पोज ऑफ द सेवरल रिट पिटीशन ऑन द बेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, दैट आल्सो बी अ इंपॉर्टेंट केस। एम नागाभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सो द आंसर इज 3412, 3412, दैट इज द बी। क्लियर? Next is about under Article 226 the Constitution of India, the High Court has the discretionary remedy to issue the writ, that is right। High Court के पास remedy 226 में ही है writ issue करने की। If the High Court is satisfied that the aggrieved party can be have an adequate remedy elsewhere, it can refuse to grant it, that is also a right and the correct explanation of it। It simply says that कि हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, रिट इशू भी कर सकती है या फिर अदर जजमेंट भी पास आउट कर सकती है, जैसा भी उसे सही लगे। सो आंसर इज अ ए। ओके, दैट इज द मैच द फॉलोइंग। 136 SLP स्पेशल लीव पिटीशन। 134 is about the appellate jurisdiction, 131 original jurisdiction, and 130 is the seat of the court। So the answer is 31 then 3142। ठीक है, एक बार इसे देख लेते। 3142 3142 दैट इज अ, नहीं ये वाला नहीं, ये तो दूसरा कोई, हाँ 3142 दैट इज अ डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द आर्टिकल 221, 222, 223 एंड 224। वी फर्स्ट गो विद द आर्टिकल 221। आर्टिकल 221 इज अबाउट द सैलरीज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट 221। ठीक है, 222 इज अबाउट द ट्रांसफर ऑफ जजेस। ये दो हमें क्लियर है, 221 सैलरी का है, 222 इज अबाउट द ट्रांसफर ऑफ जजेस। 223 is about the appointment of acting as the Chief Justice of High Court, and 224 appointment of the additional and action judges of the High Court। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, acting Chief Justice of High Court is the 223, additional and actionable judges of the High Court is the 224। So the answer is 4123, that is the A, 4123।
ठीक है। सैलरी जो है 221 में है, 222 में ट्रांसफर ऑफ जजेस है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 223 में है, और एडिशनल एक्शन जो जजेस होंगे वो 224 में है। क्लियर? एडिशनल एक्शन से क्या बताना चाह रहे हैं सर? एडिशनल एक्शन इन द सेंस कि देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एडिशनल जज और एक होता है असिस्टेंट जज। जैसे होता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो असिस्टेंट जो होता है जैसे वो दूसरे जज के अंडर द असिस्टेंट जज है। एडिशनल सेम लाइक पोजीशन, जैसे होता है ना एक डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे। जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज क्वाइट इन अ सिमिलर पोजीशन, बट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज इज द असिस्टेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो in if they require they can appoint the additional high court judges they who are in the same parallel line, जो सेम लाइन अप में होंगे। असिस्टेंट नहीं है उनमें से कोई भी, सिमिलर उसमें है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज अबाउट द नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन इनटू और टू क्लेम टू बी इंड्यूस्ड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन अ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इसे। नो पर्सन इज टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन इन ऑर टू क्लेम बी इंड्यूस्ड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। दैट इज रॉन्ग। मतलब ऐसा नहीं है कि हम रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के हिसाब से इलेक्टोरल रोल पे इलेक्शन नहीं करवाते। एक टाइप का रिजर्वेशन तो हमारा इलेक्शन पॉलिसीज में भी है। रिजर्व सीट भी होती है, कई बार फीमेल रिजर्व सीट भी होती है। अब तो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आने वाला है। सो reservation are available in elections also. Above statement is title under the article 325 Indian Constitution, that is also जो अडल्ट सफरेज का हमारे पास है 326 में जो राइट है टू मार्क वोटिंग आफ्टर द 18, वो सबके लिए कॉमन है। उसमें हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा है कि आपके रिलीजन्स के बेस पे आपको 2 वोट दे दी थी, नहीं, सबको सिंगल वोट है अबव द 18। सो बोथ ए एंड आर आल फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट द इन विच कंडीशंस यू विल ग्रांट द मैंडेमस। पब्लिक मैंडेमस आपको काम करने के लिए फोर्स करेगी कोर्ट कि यू हैव टू डू योर वर्क। तो कौन से काम करने के लिए कोर्ट आपको फोर्स कर सकती है? पब्लिक ड्यूटी हो, स्पेसिफिक डिमांड एंड रिफ्यूजल हो कि आपसे उस पब्लिक ड्यूटी को करने के लिए कहा गया हो और आपने रिफ्यूज कर दिया गया हो। देयर मस्ट बी क्लियर राइट टू इन्फोर्स द ड्यूटी, राइट टू इन्फोर्स हो आपके अगेंस्ट, और राइट मस्ट बी सबसिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ पिटीशंस। ऑल आर करेक्ट, 1 2 3 4 आर करेक्ट। आपकी पिक ड्यूटी है, आपने रिफ्यूज़ कर दिया, और जो दूसरी पार्टी है जिसको रिफ्यूज़ कराया उसका राइट भी है कि ड्यूटी इन्फोर्स कराए, और जिस टाइम पे रिट पिटिशन आपने पेश करी है उस टाइम पे वो राइट एग्जिस्ट भी करता है। तो इन चारों कंडीशंस में आपको आपकी ड्यूटी करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रिट पिटिशन कैन बी इशूड ऑन द सेम ग्राउंड ऑन विच द रिट ऑफ सर्च्योरी can be issued except in a case of error of law apparent on the face of record। जो रिट पिटीशन प्रोहिबिशन की है और सर्च्योरी की है, both can be issued on the same ground। this simply I just make clear that कि प्रोहिबिशन में तो we are prohibit the authority to do something wrong, हम अथॉरिटी को रोक रहे हैं। ठीक है, सर्च्योरी में कि अथॉरिटी अपना काम कर चुकी है, उसने जजमेंट दे दी है, अब हम उस जजमेंट की इन्फोर्समेंट को रोक रहे हैं, जजमेंट को कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो बोथ आर द सिमिलर थिंग्स, वी जस्ट स्टॉपिंग द समवन फॉर डूइंग समथिंग। सर्च्योरी में वो कर चुका है, प्रोहिबिट्स में वो करने जा रहा है, ये है, और दोनों के ग्राउंड सेम है। तो ये वाली बात तो इसकी सही है। आर पे आते हैं हम, रीजन क्या कह रहा है ये। रिट पिटीशन, रिट ऑफ सर्च्योरी इज इश्यूड एट द स्टेज व्हेन प्रोसीडिंग आर इन प्रोग्रेस टू फॉरबिड द अथॉरिटी फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग, whereas the writ of prohibition is issued at a stage when the authority has given the final decision cause that। नहीं, ये इन्होंने उल्टा कर दिया है। प्रोहिबिशन यहाँ पे सर्च्योरी आना चाहिए था और यहाँ सर्च्योरी की जगह प्रोहिबिशन आना चाहिए था। तो आर इज फॉल्स। ठीक है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सो द आंसर इज सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। क्लियर? ओके, next question is about the 12 no minimum age is prescribed of the appointment as a judge of a Supreme Court India, nor is there any fixed period of office। देखो मिनिमम एज तो
एज सच प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, मैक्सिमम तो है, और टाइम पीरियड भी फिक्स है। तो ये फिक्स पीरियड ऑफ ऑफिस वाली बात तो गलत है, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। द ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट इज डील्ड विद इन द आर्टिकल 132, नहीं 131 में है, 132 में नहीं है। सो बोथ आर रॉन्ग, ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग। ठीक है जी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्ट्स इन इंडिया एट द हेड इंटायर जुडिशियल सिस्टम स्टैंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बात तो ठीक है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट हेड है। अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैंड द हाई कोर्ट ऑफ वेरियस स्टेट। ठीक है, हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर वर्क करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन कोर्ट फंक्शंस अंडर द कंसर्न ऑफ हाई कोर्ट। ये बात भी ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर काम करते हैं। 1 2 3 ऑल आर ट्रू। क्लियर। चलो, द कोर्ट कैन डायरेक्ट competent authority to exercise discretion in accordance the law. Court cannot direct to exercise the discretion in a particular manner. The court can direct the competent authority to exercise discretion in accordance the law, but court cannot direct to exercise the discretion in particular manner. ये बात तो इसकी ठीक है कि कोर्ट किसी अथॉरिटी को डायरेक्ट कर सकती है कि कोई काम जो कर रही है वो डिस्क्रिशन में तो करे, लेकिन अकॉर्डेंस विद द लॉ करे। कि अगर सपोज आपको कोई स्टैच्यूट डिस्क्रिशनरी पावर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लें, आप जो भी करेंगे अंडर द लॉ करेंगे। ठीक है, वहीं पे दूसरा रीजन क्या कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन द डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन ग्राउंड ऑफ एक्स्ट्रानियस कंसिडरेशन और इम्प्रॉपर पर्पस। दैट इज राइट। अगर आप गलत भी करते हैं मे बी, जबकि आपको डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन फिर भी आप कुछ गलत करते हैं तो कोर्ट आपको स्ट्राइक आउट भी कर सकता है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन द स्टेट लाइज विद द गवर्नर। ये तो ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन अ स्टेट, नहीं, हाई कोर्ट के पास है ना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का। द हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस ओवर द ऑल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स थ्रू आउट द टेरिटरी इन रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइज द जुडिक्शन एक्सेप्ट द मिलिट्री कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल्स। ये बात ठीक है। ठीक है, तो आर इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स। आंसर इज डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। Who among the following can establish additional code for better administration of any existing law with respect to the matter concerned the union list? यूनियन लिस्ट का मैटर है, पार्लियामेंट नई कोर्ट बना सकते। देखो, कोर्ट बनाने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है, वो तो पार्लियामेंट ही बनाएगा, लेकिन कोर्ट कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेगी, क्या रूल फॉलो होंगे, वो कोर्ट जजेस बता सकते हैं। ठीक है, नई कोर्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बनाएगा ना। The High Court may decline to exercise the extraneous jurisdiction under Article 226 and dismiss the writ summarily or in line. That is right. It would be proper for the High Court to dispose the petition summarily or in line when no important question of law is raised in the writ petition. That is when the no important cause it would be proper for the high court to dispose the petition summarily or in line. हाँ, ये बात भी ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर कोई किसी रिट पिटीशन में कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, पहली बात तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी रिट पिटीशन को समरली डिस्पोज कर सकती है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो वो कतई कर सकते हैं। तो बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कब करेगी समरली डिस्पोज? जब उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज नहीं करा गया। क्लियर? चलो, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन कमीशन इंडिया शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट द इलेक्शन टू। पार्लियामेंट के तो इलेक्शन कराते हैं, स्टेट के भी कराते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के भी कराते हैं, जिला परिषद और पंचायत के भी कराते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड कमेटीज नहीं, इनके नहीं कराते। अच्छा, यहाँ पे आप उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि म्यूनसिपल कमीशन होता ना, यहाँ पे म्यूनसिपल कमीशन जो मतलब नगर पंचायत होती है, नगर पालिका जिसे हम बोलते हैं, नगर पालिका और पार्षद के जो इलेक्शन होते हैं म्यूनसिपल कमीशन वाले, वो तो कराते हैं। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी इज लाइक कि कोई प्राइवेट कॉरपोरेट एंड कमेटी है,
कोई यूनियन टाइप हैं, हाँ जी उनके इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। हाँ जी सर। ठीक है जी। सो कम विद द लास्ट क्वेश्चन, द रूल मेकिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। रूल मेकिंग पावर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, दैट इज रॉन्ग। जो सुप्रीम कोर्ट की भी रूल मेकिंग पावर है वो भी पार्लियामेंट के पैराडाइम में ही तो वर्क करेगी। जो पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है उसी के अंदर काम करेगी, ऐसे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अपने मन चाहे से कुछ भी लॉ बनाती रहे। ठीक है हाँ जी। जी सर। ओनली एन इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फियर एंड फेवर। ये तो बात तो ठीक है कि इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही सही काम कर सकती है। सो द ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्लियर? हाँ जी सर। So just practice the constitutional law of India again, and the one more classes we will do for the practice questions papers, and then the constitutional law of India lecture series has been done with you. Okay then, हाँ जी bye. हाँ जी।